जय हिंद। चलिए आज अपने वीडियो को आगे चलते हैं। इससे पहले आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल का एक वीडियो लेक्चर पूरा कर दिया था। आज दूसरी लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी लेक्चर की ओर पढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो हमने क्लास उसमें कर रहे थे 0 to हीरो मैथ्स लर्न 0 to हीरो, उसमें जो ना एक को आपको रोमन संख्या पढ़ाया था। तो एक मेरे व्यूअर ने ये पूछा था कि इसका आंसर बताइए। उन्होंने आंसर बताया था, उन्होंने दोनों ऑप्शन आया, पहला बोला ए भी सही है और डी भी सही है। तो आज देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होता है। आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और नहीं हो तो फिर वीडियो को रिपॉज कीजिएगा और आंसर मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बात तो हम सबको पता है, बचपन से रटते हुए आ रहे हैं कि भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था। ये बात तो हम सबको रटा हुआ है। तो यानी कि इनमें से जो भी लिखा है, मतलब रोमन संख्या में लिखा हुआ है, आपको 1947 ढूंढना है। तो उसका डाउट ये नहीं था कि ये दोनों क्यों नहीं आया। अच्छा, आपको ये चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर देते हैं, कौन सा आंसर नहीं होगा और कौन सा आंसर क्यों होगा। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीचे से जो नहीं आंसर है उसी को आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब क्या था, 1000। इसका मतलब 1000 और 1000, 2000 माइनस 100, मतलब 100 ये है। इस वाले को एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो m का मतलब 1000 होता है, एक बार लिख लेते हैं, L C D, उसके बाद L C D M। ये आपको 4 बताया था। इससे पहले क्या था, 10 20 30 40, 10 20 30 40 में आता। इसका मतलब था 50, इसका मतलब था 100, और इसका मतलब होता है कितना, 1000 नहीं 100 न, ये होता 500, सॉरी ये 500 होता है, और इसका मतलब था 1000। इतना आपको कॉमन समझ आता होगा। अब चलिए चेक करते हैं। पहले वाला देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या ये सही पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है तो देखने में। इसका आंसर देखिए, इसका मतलब हो गया 1000, प्लस में कर दीजिए इस दोनों का आंसर, यानी कि ये 1000 है और 1000 में ये सी है। आपको मैंने बताया था कोई भी संख्या आप मान लीजिए कोई संख्या लिखा हो, उसके आप इधर पढ़ते हैं, आइए आप इस तरफ बढ़ते हैं तो आपका वो प्लस में जाता है, ऐड होता जाता है। अगर जब बैक साइड लिखते हैं तो माइनस हो जाता है। ये माइनस हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि m का मतलब 1000, उसके बाद क्या लिखा है c, यानी कि 1000 में से 100 कम, c का मतलब था 100, ठीक है। तो यानी कि 900, और उसके बाद क्या लिखा है LX का मतलब L मैंने क्या होता है 50, और बैक साइड लिखा है इसलिए 40 हो गया, प्लस में 40, और प्लस में क्या चल रहा है हमारे पास, ये क्या है 7। सिंगल डिजिट को पढ़ने बताया था अपने क्लास 1st to 12th तो पढ़ी ही होगा, तो उसमें ये आता है 7th। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो सकता था। हालांकि आंसर ये सही है, ठीक है। बाकी चीज़ों को देखते हैं कि वो क्यों नहीं सही है। बाकी हमें गलत भी ऑप्शन पता होना चाहिए कि कौन सा सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, ऐसा ही ऑप्शन दे दिया जाता है, ताकि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए। आगे चलते हैं। इस वाले देखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें 1000 प्लस में, ठीक है, 1000 तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे ये डाउट है, ये गलत लिख दिया गया है, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है, अब देखिए क्यों नहीं पॉसिबल होता है। 1000 और 1000 ऐसा भी तो हो सकता था। तो हम ये हो सकता है कि यहाँ पे 2000 को लिखना चाहता हूँ, ठीक है। 2m का मतलब 2000 हमने कहा था ना, जैसे कि हम लिखते हैं कि x और x, इसका मतलब क्या होता है 20। तो हो सकता है कि शायद वो 2000 लिखना चाहता हूँ, ठीक है। 2000 तो समझ आता है, 2000 ही होगा ये। उसके बाद 100, c का मतलब 100, c का मतलब 100, यहाँ से 100 लिखा। उसके बाद LX हमें पता है कितना होता है 40, और ये हो गया 7। तो 2000 मतलब 2147, तो 2147 हमारा देश आजाद नहीं हुआ। और अगर यदि वैसे 2 डिजिट में लिखा तो ये गलत लिखा था रोमन के। हालांकि सही है, वो 2147 में लिखना चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। इस वाले देखते हैं। इस वाले का मतलब 100 और ये m है, यानी कि इधर लिखा गया है, m से इधर लिखा गया है, इसका मतलब ये होगा 900, प्लस में m है
इसको आप ये मत पढ़िएगा कि 100 और 2000, ये नहीं होता है कभी भी, ये ऐसे नहीं होता। हमेशा यदि उससे छोटा, मतलब कि आगे कोई बड़ी संख्या लिखी हो उससे पीछे कुछ लिखा हो, इसका मतलब छोटा लिखना जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C आगे लिखा है, उससे पीछे बड़ी संख्या लिखी है, यानी कि इस पूरे बड़ी वैल्यू को हम मानेंगे। लेकिन कहीं पे देखिए, एक होता है CM और एक होता है MC, तो ये सही है या ये सही है, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़ी संख्या में से बैक लेके छोटी संख्या को घटाते हैं। तो ये हो गया 1000 और उसमें से 100 गया, 1000 माइनस 100, ये हो गया 900। लेकिन ये कोई संख्या पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये बोल देगा कि ऐसा कोई संख्या पॉसिबल है तो बोले नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कितना है 100 और माइनस में हो गया 1000, सॉरी माइनस में 1000, हाँ, तो ये संख्या पॉसिबल है क्या? नहीं। 1000 में से मतलब माइनस 500 कैसे हो सकता है? तो इस हिसाब से ये एलिमिनेट हो गया। क्यों हो गया एलिमिनेट? नहीं, एलिमिनेट कहाँ हो, सही तो है, ठीक है 100 लिख दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 900 होगा, ठीक है, ना कि 100 और डबल 2000, 2100 मत लिखिए, इसको लिखना है 100, 900, सॉरी 900 हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? M का मतलब क्या होता है? M का मतलब 1000 होता है, हमने पढ़ा M का मतलब 1000 होता है, तो M का मतलब 1000 लिख दीजिए, 1 2 3, 900 हो गया, 1000 हो गया, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। LX का मतलब हमें पता है 40 होता है। उसके बाद लास्ट में 7 लिखा हुआ है ये, तो इसको 7 लिख दीजिए, 7 लिखना था। आगे चलते हैं, इस वाले देखते हैं। M का मतलब 1000, उसके बाद CM, क्या CM पॉसिबल है या MC पॉसिबल है? CM पॉसिबल है, यहाँ पे MC पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं यहाँ पे 900। और क्या लिखा है उसमें? ये अच्छा, ये पॉसिबल है कि नहीं बताइए। यहीं पे उसको डाउट हुआ था, जिसने पूछा था उसने का भी डाउट ये था कि सर इसको 47 लिख क्यों नहीं सकते। हमने आपको बताया था कि जस्ट पीछे या जस्ट आगे वाली संख्या, आपको ये पूछा जाए कि आपकी मान लो कोई समाज में या आपको किसी दोस्त के साथ कोई मैटर हो गया, कोई लफड़ा हो गया, तो आप सबसे पहले किसको याद करते हैं कि जो रिलेटेड DGP हो या SP हो या जो भी बड़े अधिकारी हो उससे डायरेक्ट करते हैं, या सबसे पहले आप नज़दीकी वाले को कॉल करते हैं, अपने दोस्त को, अपने जिगरी दोस्त को, जिससे याद करते हैं। फिर ये नहीं समझता मामला तो आप चाहते हैं क्या? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास। बट डायरेक्ट आप मतलब डायरेक्ट एकदम जो उच्च अधिकारी हो आपके जान पहचान में या आपके दोस्त की जान पहचान में। तो सेम लॉजिक लगता है कि यहाँ पे है ये 2 है और ये 50 है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो ये डायरेक्ट कभी ऐसा नहीं लिखा रहता। अगर यदि मान लो इसको लिखना भी होता, 52 लिखना होता, मैं क्या समझा रहा हूँ कि 47 को लिखने का फंडा समझिए आप, नहीं लिख देता हूँ। क्या लिखना? 47 आपको याद होगा। ये एक मिनट, यहाँ पे एक और हुआ था, यहाँ पे लिखना हो गया, ऑप्शन में मिस्टेक आ गई। यानी कि ये भी था, कहा गया था कि ये 47 क्यों नहीं हो सकता है। 47 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 50 माइनस 3 इक्वल टू 47 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या होता है कि जब भी 3 घटाना होता है तो 10 में से घटाते हैं, ना कि 50 में से। बात समझ आ रहा? 10 में से घटाएंगे, और ये 37 लिखना होता है तो 40 में से घटाते हैं, क्योंकि जस्ट बैकअप हमारे पास ऑप्शन है, इसलिए हम उसको लेंगे। नहीं होता तो हम डायरेक्ट इससे घटाते हैं, तो इसलिए ये गलत है। इसको जो 47 लिखना था उसको सही तरीका था, 47 को सही लिखने का तरीका क्या था? 47। सबसे पहले इसको काटिए, तोड़िए, 40 प्लस 7, 40 लिखने आता है आपको, X L और 7 का, ठीक है। तो ये होता है सही तरीका 47 लिखने का, ना कि ये तरीका, क्योंकि ये 3 जो है 10 से घट सकता है, ना कि 47 से, डायरेक्ट 50 से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर जो होता वो ये होता, जो कि है हमारा 1940 और प्लस 7। देखिए यही 47 को यहाँ पे ये लिखा गया, यही 47 को मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको 2-4 मिनट टाइम वेस्ट हुआ होगा, कोई नहीं, आप भी सीख लीजिए कुछ, बाकी समझ आ गया। ध्यान रखिएगा, जब भी गलतियाँ जो ना हो सकती है छोटी वाली संख्या से, छोटी वाली दिक्कत आ सकती है कि आपने ये सुना होगा कि कभी भी ठोकरें जो होती है
वो एक छोटे पत्थर से लगती है, ना कि कोई पहाड़ से जाकर टकरा जाता है कि हाँ पहाड़ से जाकर टकरा गया उसका मुंह कान सब टूट गया, ऐसा नहीं होता। तो ये छोटी मोटी गलती ध्यान रखिएगा, 47 ऐसे लिखा जाता है ना कि 47 ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन था जिसने पूछा था, आई होप उसे समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था क्या? हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने कहाँ तक पढ़ गए थे? पॉलिनोमियल में हमने आपको बताया था पहले कि बहुपद क्या होते हैं, आपको अच्छे से बताया था। बहुपद वो होते हैं जिसके दो या दो से ज्यादा टर्म होते हैं। क्या होते हैं? टर्म होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये बताया था एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी कि कोई भी संख्या, यानी कि जैसे 5 मान लीजिए, और एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल, कोई भी ए हो सकता है, बी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो तीसरी बात बताया था उसकी पावर जो ना एक होल नंबर में होगी, यानी कि 0 से लेकर किसी भी 0, 1, 2, 3, 4 इस रूप में होगी, ना कि -1 या 1/2 ऐसा कोई भी होल नंबर पॉसिबल नहीं है। अच्छा हाँ, आपको इसमें ये बता दें, हाँ इसमें एक और बता देंगे आज, इसमें भी एक बात बताना भूल गया था, बता दूंगा। आगे चलते हैं। टाइप्स बताया था, टाइप्स के आधार पर हमने कितना 8 भागों में बांटा था। 3 डिग्री के आधार पे, डिग्री के आधार पर कहते हैं 1 घाती, 2 घाती और 3 घाती। 1 घाती, 2 घाती, 3 घाती। एक पद डिग्री का आधार हो गया। टर्म के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा टर्म? एक होता एक पदी, दूसरा द्विपदी और तीसरा त्रिपदी। ठीक है, इस आधार पर बांटा था। अब हमें ये जो हमने टर्म के आधार पर बांटा है, ये क्लास 9th में आपने पढ़ के आ चुका होगा। अब हमारा काम है क्लास 10th पढ़ना। तो क्लास 9th की कुछ चीजें आपको रिवाइज कराई थी कल, आज हम चल रहे हैं क्लास 10th में, क्लास 10th को 9th के साथ 10th को रिलेटेड करते हुए आगे की सफर को तय करते हैं। जीरोस भी आपको निकालने बताया था, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। साथ में आपको बताया था कि इसके जनरल फॉर्म क्या क्या होते हैं। इसके जनरल फॉर्म भी आपको पढ़ाया था। जनरल फॉर्म क्या होता है? इसके लिए देखा जाए तो ये होता है ax + b। इसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। यह इसका होता है जनरल फॉर्म। ध्यान रखें, जनरल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसके शून्य भी निकालने बताया था। इसके केवल एक शून्य पॉसिबल है, इसके 2 और इसके 3। ठीक है, और जो उसकी डिग्री होती है, जो मतलब किसी भी बहुपद की घात क्या होती है कि उस बहुपद में किसी चर का अधिकतम मान वही उसका घात होता है। तो इस बहुपद की घात कितनी होती है? 2, इसलिए इसका नाम लिखा गया क्वाड्रेटिक। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो क्वाड्रेंट से आया, जिसका कि मतलब होता है वर्ग। क्यूबिक, इसके 3 है, मतलब इस पूरे बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम कहते हैं इसे त्रिघाती बहुपद, या इंग्लिश में लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं। आज आगे हम पढ़ेंगे ग्राफ। ग्राफ में आपको बताएंगे लीनियर का क्या ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक का क्या होता है, उसके आगे वाले ग्राफ को हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, उसके आगे वाली ग्राफ कैसे बनता है जस्ट आपको बता देंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम करते हैं कि त्रिघात का जो त्रिघाती होता है उसका हम निकालते हैं क्या, त्रिघाती बहुपद का हम निकालते हैं शून्य।
क्योंकि ये भी आपकी क्लास 9 का जस्ट पार्ट है, हालांकि क्लास 10 में नहीं आएगा, बट आपको पता है तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी अभी जस्ट वहाँ से पास हो गए हैं। चाहे तो लिखिए इसको, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं, बस आप सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले क्या निकालना, शून्य। कल यानी कि लास्ट हमने निकाल लिया था 2 घात बहुपद का शून्य। तो पहले शून्य निकालते हैं। किसका निकालना, त्रिघाती बहुपद, या इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल का शून्य निकालना है। कैसे निकालते हैं बताइए। सबसे पहले एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें लिखना पड़ेगा, जो कि है 3x क्या है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसकी घात 3 हो। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि पूरा ऐसे ही लिखा जाए। अगर यदि मान लीजिए कि मैं इसको मिटा देता हूँ तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल क्यूबिक कैसे, ये बात डिसाइड कैसे करेगा, बस आप ये देखिए कि उस बहुपद में जो चर है उसकी घात क्या है। उसकी घात 1 है तो लीनियर, 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, और 3 हुआ तो ये क्यूबिक होगा, यानी कि त्रिघाती होगा। घात जितना है उसका, हिंदी वाला नाम आसान है ना, कि जैसा है उसका नाम, 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती। इंग्लिश में पता नहीं क्वाड्रेटिक क्यूबिक पता नहीं क्या चलता है, हमें सबसे अच्छा हिंदी। चलिए हम इसका जीरो निकालते हैं। जीरो निकालने के लिए सबसे पहले आप यूज करते हैं क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड से। हम ये मान कर चलते हैं कि हो सकता है इसका आंसर x + 1 रहा हो। एक शून्य ऐसा हो सकता है। दूसरा शून्य क्या हो सकता है कि हो सकता है इसका मान x + 2 रहा हो। इसका एक शून्य ऐसा हो सकता है। या हम मान के चलते हैं कि x + 3 रहा होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि x - 1 या x - 2 भी ऐसा, मतलब इन 3-4 में से कोई ना कोई होगा। आप एक काम कीजिए, इसको मिटा दीजिए, 1 मिनट रुकिए। जब भी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना तो आप ऐसे लगाया करिए कि x - 2 में हो सकता है, या x - 1 में हो सकता है, या x + 1 में हो सकता है, या x + 2। इन चारों में से कोई एक शून्य, कोई एक जरूर होगा जो इससे भाग करेगा। ये क्लास 9 का टॉपिक है, तो हो सकता है आप इसको स्किप कर दीजिए, पर सुन जरूर लीजिएगा इसको। तो ऐसा हम मान के चलते हैं इनमें से कोई एक शून्य होगा, और इसके बाद इसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर से शून्य निकालेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2, यहाँ पर से x की वैल्यू आएगी 1, यहाँ पर से x की वैल्यू आएगी -1, और यहाँ पर से x की वैल्यू आएगी -2। ये होगा। अब हम एक एक करके डाल लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसका शून्य क्या पॉसिबल है। तो डालिए 2 यहाँ पे डलेगा x के स्क्वायर पे, तो यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, यानी कि क्या हो सकता है, 2 का क्यूब हो सकता है 8। अच्छा, 2 का क्यूब 8, उसके बाद यहाँ पे 2 डालिएगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 24 प्लस 24, प्लस में क्या होगा, 2 यहाँ पर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, प्लस में 6। क्या ये इक्वल टू 0 का है, तो बोल दिया नहीं है, तो ये इसका शून्य नहीं हो सकता, तो हमने ये काट दिया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ पे रखिएगा तो x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होता है। 1 को यहाँ रखिएगा तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और 6 से गुना कर दिया 6 प्लस 6। 1 को यहाँ रख दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 11, 11 गुना 1 11 होता है, प्लस 11, और 6 तो ऐसे ही है। क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है, ये इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा आंसर गलत है। थर्ड देखते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है, -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब, माइनस वाला तो थोड़ा सा लिख देता हूँ, हो सकता है माइनस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
-1 का क्यूब प्लस में 6, जहाँ पे भी x लिखा है वहाँ पे लिखना है कि आपको -1 का स्क्वायर प्लस 11 और उसके बाद -1 प्लस 6। अब ये देखते हैं कि ये 0 के इक्वल है या नहीं। आज 0 के इक्वल हुआ तो ये इसका एक शून्य होगा, ये इसका एक मतलब ये वाला x उस बहुपद को संतुष्ट करेगा। आपको बताया था संतुष्ट करने मतलब या सेटिस्फाई करने मतलब क्या होता है कि जब x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में डाला है तो इक्वल टू एक आंसर दे, उसी को कहते हैं उस बहुपद का शून्य होगा। 1 का क्यूब -1 का क्यूब क्या होता है? एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस इंटू माइनस होगा तो इक्वल टू आएगा प्लस, ठीक। और जब भी प्लस इंटू माइनस होगा तो इक्वल आएगा आंसर माइनस। और देखते हैं माइनस इंटू प्लस होगा तो भी माइनस आंसर आएगा, और प्लस इंटू प्लस होगा तो भी आंसर हमारे पास, तो उसका आंसर प्लस होगा। ये तो रही एक छोटी सी बात। इसके बाद और थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस वाले की ओर ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अगर जब हम माइनस इंटू माइनस किया तो होगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस ये किया तो आएगा प्लस, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब भी 2 बार माइनस होगा तो प्लस होगा, जब भी 3 बार माइनस होगा तो माइनस होगा, और जब भी 4 बार आ जाए तो प्लस होगा। यानी कि 2 बार में प्लस, 3 बार में माइनस, 4 बार में प्लस, 5 बार में माइनस, 6 बार में प्लस, 7 बार में माइनस। जब भी माइनस की संख्या ऑड नंबर में आएगी तो आंसर मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आएगा, और ये इवन नंबर में आता है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए -1 गुना -1 यानी 3 बार गुना हो रहा है, इसका आंसर आएगा माइनस। माइनस का 1 यहाँ पे क्या है, 2 बार -1 गुना -1 यानी कि 1 गुना कीजिएगा 6 से तो आएगा 6। एक बार है कोई दिक्कत नहीं है। माइनस गुना प्लस क्या होगा, एक बार प्लस है, उसके बाद गुना हो रहा है, गुणा का निशान है और माइनस है, यानी कि माइनस आंसर आएगा। तो यहाँ पे आएगा -11 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? देखिए 6 और 6 12, 11 और -1 12, यानी कि ये हो रहा है। इसका मतलब ये एक इसका शून्य का। पहली बात जो हमने करना था, हमने किसी भी तरह से उसे हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर लिया। अब इसके बाद हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, अब चाहे तो इसे मिटा सकते हैं। मिटाते नहीं है, आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम उसके। एक बात हमें समझ आ गया कि ये इसका एक शून्य हो सकता है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं। क्या लिखा है, x प्लस 1 डिवाइड बाई x की क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस 6, ये कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसका एक शून्य का आएगा तो अब उसको हम डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करते हैं फटाफट। डिवाइड करने के लिए आपको बता देते हैं कि क्या करना है आपको। इस वाले का पहला टर्म उठाइए, क्या है पहला टर्म, x क्यूब, और इस वाले का पहला टर्म उठाइए, क्या है यहाँ पे पहला टर्म क्या है, x इक्वल टू लिख दीजिएगा, जो आएगा इस x क्यूब से x को भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हमारा पहला भागफल होगा, यहाँ पे होगा x स्क्वायर हो गया। अब क्या करना आपको कि इस x स्क्वायर से इसको गुना करना, इस वाले से जो पहला आता है उस वाले से हमें इसे गुना करना होता है। गुना करिए, एक्स स्क्वायर इंटू में x होता है एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करिएगा तो आएगा क्या, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज करने के बाद इसे घटा देते हैं। सबसे पहले साइन चेंज करते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तो यहाँ पर से प्लस का ये रहा, माइनस का ये रहा, नीचे वाला साइन हमेशा माना जाता है, ये कट गया। यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस का लेंगे, मतलब जो नीचे वाला साइन होगा हम उसको हम वैलिड लेते हैं। तो घटा दीजिए, 6x में से 1x गया, यानी कि बचेगा 5x स्क्वायर बचा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं,
नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करते हैं कि इस वाले से हम उतार लेते हैं। नेक्स्ट टर्म हम उतार लेते हैं, जैसे हम बचपन में भाग किया करते थे तो हम इसको उतार लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसका पहला टर्म उठाते हैं और इसका पहला टर्म उठाते हैं। इसका पहला टर्म क्या है 5x स्क्वायर, इसका पहला टर्म क्या था x डिवाइड बाई x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से तो बचेगा क्या हमारे पास 5x, तो यहाँ पे होगा 5x। इस 5x को लिखते हैं यहाँ पे प्लस में 5x। ठीक है, अब इस 5x को इससे गुना करेंगे, इस 5x को गुना करेंगे इस वाले से, गुना कर देखिए 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5x इंटू 1 इक्वल टू क्या बचेगा 1x, यानी कि x 5x लिखते हैं 5x बचेगा। अब साइन उल्टा कर दीजिए, साइन उल्टा कर देते हैं और उसके बाद घटा दीजिए। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, नीचे वाला साइन लीजिएगा, ध्यान रखिएगा जब भी माइनस करते हैं नीचे वाला साइन लेते हैं। माइनस का कट गया 11x प्लस का और माइनस 5x माइनस का, तो क्या आएगा आंसर 11 में से 5 जाएगा तो 6 ही तो आंसर बचेगा ना, तो होगा 6x। दिख रहा है ना आपको, बस लास्ट ही है इसको लिखना। यानी कि 6x बचेगा। ठीक है, 6x बचा। अब क्या होता है, आपको नेक्स्ट उतार लेना। नेक्स्ट क्या उतारना, यहाँ पे उतारना आपको 6। बचेगा क्या हमारे पास 6x। उसके बाद आपको x उतार लेना, प्लस का x, प्लस का x नहीं प्लस का 6 ही तो उतरेगा 6। फिर आपको वही करना है, सेम थर्ड प्रोसेस, इसको उठाइए, यानी कि लिखिए क्या लिखा 6x डिवाइड करना, पहला टर्म उठा के इसके पहले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई x। 6x में से x को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा। ये हमारा होगा थर्ड भागफल, 6 हो गया। अब इस 6 को उठा के मल्टीप्लाई कर दिए इस वाले के साथ, तो क्या बचेगा 6 को गुना कर दिया x से, बचेगा 6x। अब 6 को 1 से गुना करिएगा, बचेगा क्या 6, हर एक का निशान उल्टा कर देना। 6x प्लस का 6x माइनस का कट जाएगा, 6 प्लस का 6 माइनस का ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 0। इसका शून्य यही है, इसका 2 प्रूफ होता है, एक उसको वैल्यू डालने पर क्या आता है आंसर 0। तो अभी हमने ऐसे भी प्रूफ किया, साथ में ऐसे भी प्रूफ किया। जब ऐसे काम हो गए तो फिर ऐसा क्यों किया, ताकि हमें इसका भागफल मिल सके और उसको फिर तोड़ना आसान हो सके। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्टेंट के अनुसार x प्लस 1 एक शून्य कह रहा, ये इसका एक फैक्टर है किसका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक फैक्टर आ गया। अब इस वाले को आपको तोड़ना पिछले वीडियो में समझाया था, नहीं समझे तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसको थोड़ा सा जल्दी तोड़ते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, वेस्ट नहीं हो चुका, टाइम कंज्यूम हो चुका है। तो इसको फटाफट तोड़ लेते हैं। x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, यहाँ पर से लिखेंगे x प्लस 2, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2 प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 नहीं कॉमन आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है यहाँ पर कॉमन 3, तो x प्लस 2 ये यहाँ पर बचेगा। ये दोनों जब कॉमन आता है, ये दोनों कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो ये दोनों कॉमन आएगा तो उनमें से कोई एक लिख लीजिए, x प्लस 2, और इन दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दीजिए x प्लस 3। 2 शून्य किया रहा, एक शून्य यहाँ से आ रहा था, इसको पहले में लिखते रहिए,
x प्लस 1 x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। ये इसका शून्य का गया, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस तरह से हम किसी भी त्रिघातीय बहुपद का शून्य निकालते हैं। तो ये आपके किसी काम के नहीं है, क्लास 10th में है तो आप, बाकी 9th में तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ये आपके काम में आ सकता है। अब चलते हैं हम तीनों का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे लीनियर का ग्राफ, उसके बाद बनाएंगे क्वाड्रेटिक का ग्राफ और तीसरा क्यूबिक का ग्राफ। तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम बनाना ग्राफ। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका लीनियर का, यानी कि रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद कह दीजिए या इसको रैखिक बोल दीजिए, रैखिक बहुपद। या फिर आप कर दीजिए लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी कह सकते हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक द्विघात बहुपद लेते हैं, द्विघात नहीं लीनियर, यानी कि रैखिक बहुपद लेते हैं। मान लेते हैं कि 2x प्लस 1 होगा। ठीक है, 2x प्लस 3 लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था, तो इसको कर लेते हैं। अब क्या करना, अच्छा एक बात आपने नोट किया होगा अब तक, जितना भी आपको अभी तक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद पढ़ाया है, उसमें एक समान चीज होगा। क्या समान चीज होगा? वो ये समान चीज था कि हर एक में जब भी बात आई थी कौन इसके वेरिएबल लेने की, तो मैं क्या कर रहा था, x ले रहा था। अब बताइए हम x अब तक क्यों पढ़ रहे थे, x। क्या ये इस x से कोई खासा संबंध है या इसे लिखना आसान होता है? क्यों? देखिए, जब भी आपसे बोला जाए कि किसी भी बहुपद में, अक्सर ज़्यादातर बहुपद में क्या होता है कि उसकी वैल्यू का x लिया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि हम इसको y के इक्वल रख के ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो इसलिए कोई पूछे कि यहाँ पे x ही क्यों आता है, तो उसके पीछे आप बता दीजिएगा, क्योंकि हम इसको अभी थोड़ी देर बाद y के इक्वल रखेंगे और उससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक x आ गया और एक y, x y के थ्रू हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि x ही क्यों लेते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। सबसे पहले जो आपको दिया उसको y के इक्वल रख दीजिए। दूसरा काम क्या होगा, आप एक बनाइए टेबल जिसमें क्या आपका 4-5 वैल्यू होगा, x और y का आपको 4-5 वैल्यू लिखना है। यहाँ पे x y के 4-5 वैल्यू हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 एक वैल्यू और लिख लेते हैं। तो चलिए हम कुछ वैल्यू को मान के, आप किसी भी वैल्यू को माने कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, बट मैं प्रेफरेंस यही करूंगा आपको कि जब भी आप मानिए तो उसको आप एक सीक्वेंस मानिए। पहले माइनस से चलिए, -2, ज़्यादा लंबा आपको ग्राफ बनाना है, ज़्यादा लंबा पॉइंट चाहिए तो -3 से शुरू कीजिए,
और थोड़ा ज़्यादा करना है -4 -5 माइनस इन्फिनाइट से भी चाहे तो शुरू कर सकते हैं, बट एज जनरल उसमें क्या करते हैं हम -2 से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि x इक्वल टू -2 रखने पर क्या होता है आंसर, ये करते हैं। तो x इक्वल टू -2 रखते हैं इस वाले इक्वेशन के लिए, y इक्वल टू 2 जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे लिखा है -2 प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 दूनी 4 माइनस का 4, आपको बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस इंटू माइनस सॉरी प्लस इंटू माइनस इक्वल टू होता है माइनस प्लस 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे -4 में से 3 प्लस होगा तो माइनस का 1 y। एक मिनट, जब भी हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो y की वैल्यू हो सकता है -1 आ सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा x की वैल्यू -2 होने पर y की वैल्यू -1 आएगा। दूसरा हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या रहा होगा, x की वैल्यू रहा होगा -1, x इक्वल टू मान लीजिए -1 रहा होगा, तो फिर आंसर y का क्या था, तो y इक्वल टू इस वाले को उतारिए 2 -1 प्लस 3 माइनस का 2 प्लस 3 माइनस का 2 प्लस 3 y इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू को -1 रखने पर y की वैल्यू हमारे पास 1 आता है, -1 रखने पर y की वैल्यू होता है 1। दो बात। तीसरा देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 होगा, कोई भी आप 4-5 वैल्यू में चलेगा, x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखे y इक्वल टू -2 जहाँ पे x लिखा वहाँ पे 0 लिख लीजिए, 0 प्लस 3। अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 3 y इक्वल टू हो जाएगा 3। यानी कि जब भी हमने x की वैल्यू को 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू कितना है -3, तो y की वैल्यू क्या है प्लस का 3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 0 रखने पर आ रहा है हमारे पास 3 आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम मान लेते हैं, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। आगे x इक्वल टू 1 रखने पे क्या आएगा, तो x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू 2 1 प्लस 3 2 आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करिएगा 2 प्लस 3 y इक्वल टू 5। x की वैल्यू को 1 रखने पर y की वैल्यू 5, 1 रखने पर इसकी वैल्यू आएगी 5। अब 2 भी रख लेते हैं, 2 कहाँ पे यहीं रख लेते हैं। अब तो 2 आप रख लीजिएगा, 2 अपने से रख लीजिएगा, 2 रखेगा 2 दूनी 4 प्लस 3 7, यानी कि x की वैल्यू को दो रखने पर y की वैल्यू आएगी हमारे पास कितना, x की वैल्यू को 2 रखने पर y की वैल्यू आएगी 2 दूनी 4 प्लस 3 7। ठीक है, अब इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये तो बन गया टेबल। क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया उसको वो लिखिए, दूसरी बात उसको इक्वल टू y रखिए, तीसरी बात टेबल बनाइए, टेबल आपको बनाना है बता दिया। अब चौथी बात क्या करना है आपको कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ से लिखिए, उतारिए, इसे x एक्सिस कहा गया, इसे y एक्सिस कहा जाता है, इसे x स्लैश कहा जाता है, इसे y स्लैश कहा जाता है। यहाँ पे 0 होता है जिससे कि मूल बिंदु कहा जाता है, 1 2 3 4
5। सवाल ये होता है कि हम इसको कहाँ तक लिखें। तो ये तो इनफाइनाइट होता है, तो आप सबसे पहले आइए इस पे टेबल पे, इसको 2 रखने पर यहाँ पे 7 आएगा। इस टेबल पे आएगा तो सबसे पहले देखिए x की रेंज कहाँ से कहाँ जा रही है। x की रेंज -2 से +2 की ओर जा रही है। जितना आपको रेंज दिया हो उससे 1 या 2 ज़्यादा लिख दिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। तो हमारे पास दिया था क्या, मैक्सिमम जो है x की वैल्यू रहता है 2 तक जाता, तो मैंने 2 के जगह 3 4 तक 5 तक लिख दिया, चलेगा, मिटा दिए, इतना भी जरूरत नहीं है, पढ़ाइए काफ़ी। तो रेंज से जस्ट 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा लिखिए, ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ये माइनस में कहाँ तक जा रहा है, 2 तक, तो माइनस में हम 3 तक लिख लेते हैं, 1 2 3। ये हो गया, ये हमारा x का ग्राफ हमने लिख दिया। जितना दिया उससे जस्ट 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा लिख दीजिए। अब चलते हैं y वाले में। y वाले में -1 से लेके 7 तक है, तो y वाले में ज़्यादा नीचे नहीं जाना, ज़्यादा ऊपर की ओर बढ़ना है। तो 1 2 3 काफ़ी है। अब चलते हैं ऊपर की ओर, हमें 7 बढ़ना, तो ऊपर की ओर 7 लिखा, तो 7 मतलब 7 या 8 आपको जाना ऊपर, तो ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्या दिक्कत है। ये कह सकते हैं। ये हो गया। चलिए अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, जैसे y कहा जाता है। अब एक पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x पे -2 रखने पर y पे 1, तो x पे -2 कहाँ वो देख लीजिए, x पे -2 ये रहा और y पे 1 ये रहा, तो इन दोनों को मिलाइए, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास ये आ सकता है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, x पे -1 रखने पर y पे 1, x पे -1 देखिए, x पे -1 ये रहा, y पे 1, y पे 1 ये रहा, तो इन दोनों को मिला के ग्राफ बनाइए, यानी कि ये एक हमारे पास इसका एक पॉइंट ये हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि x पे 1 रखने पे y पे 5 आना चाहिए, तो पहले x पे 1 ढूंढ लीजिए, x पे 1 ये रहा और y पे 5 ये रहा, तो इन दोनों को मिलाइए, आप सही से ग्राफ में मिला लीजिएगा, तो हमारे पास कुछ ये पॉइंट आता है। 3 पॉइंट मिल गए। चौथा पॉइंट क्या है, 1 2 3, अच्छा एक पॉइंट रह गया, ये 0 वाला, सॉरी ये 0 वाला लिखते हैं, 0 वाला रह गया। 0 वाला क्या करता है, ये कहता है कि x पे 0 यानी कि हम यहीं पे चलता है, x पे 0 ये रहा, उसके बाद y पर 3 ये रहा, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक पॉइंट रहा होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हो गया था 5वां, ये पॉइंट देते हैं 2 और 7, यानी x पे 2 लेना है, x पे 2 ये रहा, x पे 2 ये रहा और y पे 7, तो इस पे से हम एक ग्राफ खींच लेते हैं। इतना टेढ़ा कैसे चला गया, ये हो गया ग्राफ। आप इसको मिला दीजिए, इसको मिलाइएगा, यदि सही से आप ग्राफ पेपर बनाइएगा तो ये हमेशा एक सीधी रेखा आता है, और इसी सीधी रेखा आने से हमेशा ये सीधी रेखा ही आएगा। जब एकदम सीधी रेखा आएगा तो इसीलिए एक घाती बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा आता है, एक रेखा के रूप में आता है, इसीलिए इसे रैखिक बहुपद के नाम से जाना है। अब जब रैखिक बहुपद हो गया तो उसी रैखिक को उठाकर हमने इंग्लिश में डाल दिया लीनियर पॉलिनोमियल, बट उसका रियल नाम, मतलब उसका रियल ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका क्या है, ग्राफिकल ट्रांसलेशन था इसका रैखिक बहुपद का नाम। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला समझ आ गया, उतार दीजिए, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड ग्राफ की ओर। सेकंड ग्राफ हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ की ओर चलते हैं।
क्वाड्रेटिक ग्राफ क्या कहता है कि सबसे पहले किसी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं जो कि ये हमने किसी एक बहुपद को लिख दिया जो कि द्विघात बहुपद है। अब इसको निकालते हैं हम इसका वो इक्वेशन। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था जो भी दिया हो उसको आप लिखिए क्या, y इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। y हम इसीलिए लिए क्योंकि y एक्सिस पे दर्शाना था और x तो इसमें है ही है, इसीलिए इसका yx हमेशा x के रूप में ही बहुपद को आप ज़्यादातर जगह देखते होंगे। ये हो गया। अब इसका बना दूसरा टेबल, तो टेबल पहले ड्रॉ कर लीजिए। टेबल ज़्यादा नहीं, 4 या 5 वैल्यू लीजिएगा, x y चार हो गया, 1 2 3 4 5, बाकी मिटा दिए। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया। अब टेबल बनाने के बाद हम इसकी एक वैल्यू को डालते हैं और एक वैल्यू को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि x की वैल्यू को 1 मान लेते हैं कि x इक्वल टू -2 रहा होगा, -2 रहा होगा तो y इक्वल टू होगा क्या होगा, x का वैल्यू -2 उसका स्क्वायर। सही नहीं चला ये काम, कोई नहीं, किसी और पेन से x इक्वल टू -2 रख दीजिए, तो y इक्वल टू होगा -2 का स्क्वायर। इस वाले में डाल रहा हूँ -3 -2 और -4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको माइनस इंटू माइनस जब 2 बार गुना होता है प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 6, और इसको कर दीजिएगा तो -4। इस 4 से इसको काट दीजिए तो x की वैल्यू आएगा 6, यानी कि y इक्वल टू आएगा हमारे पास 6 आंसर। जब x की वैल्यू 2 होता है तो y की वैल्यू होता है 6 आंसर, तो 2 होने पर ये आएगा 6। सेकंड देखते हैं। सेकंड ये है कि x 2 नहीं -2 था हमारे। अच्छा, इसको x इक्वल टू -1 रखने पर, जब x इक्वल टू -1 रखा जाता है तो क्या होता है y की वैल्यू, y इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3, जहाँ पे x लिखा वहाँ पे -1 लिखिए और उसके बाद जो बचा उसको उतार दीजिए। ठीक, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस 3 -4, ये भी 4 ये भी 4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आता है, y की वैल्यू आ जाता है 0, y की वैल्यू इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे -1 रखने पे यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखते हैं थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू रहा होगा हमारे पास 0, x इक्वल टू 0 रहा होगा तो क्या होगा, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर -3 0 और जो बचा उसको उतार दीजिए। समझ आ रहा है ना चाह रहा हूँ। बस इस वाले वैल्यू में हम एक एक वैल्यू को ट्राई करके देखते हैं, उसको लिखते हैं ताकि ग्राफ पे 4-5 पॉइंट मिल सके। जितना लंबा टेबल बनाएगा उतना लंबा, मतलब उतना ज़्यादा ग्राफ पे पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसको। क्या आएगा यहाँ पे, 0 उतारेगा 0, यहाँ पे -3 का मतलब -3 को 0 से गुणा कर दीजिएगा +0 -4, y इक्वल टू -4। तो x 0 रखने पर y की वैल्यू आया -4, x 0 रखने पर y की वैल्यू आया -4। अब थर्ड चलते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, जब x की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 रखने पर, x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगा ये देखते हैं। y की वैल्यू क्या आएगा,
तो y इक्वल टू 1 रख दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, और इसमें गुणा कर दिया 1 रख दीजिएगा तो माइनस का 3 और माइनस का 4, ठीक है, -3 -4 इसमें घटा दिया तो होगा माइनस का 2 माइनस का 6, y इक्वल टू माइनस का 6, 1 रखने पर 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, एक और वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो 2 का रखिएगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 x इक्वल टू 2 रखने पर, तो 2 का वैल्यू y इक्वल टू 4, इसको गुना कर दीजिएगा माइनस का 6 और माइनस का 4 तो है ही है, इस 4 से ये 4 कैंसिल, बचेगा क्या -6, y इक्वल टू -6, तो x 2 रखने पर y की वैल्यू आया -6, 2 रखने पर -6, तो हमारे पास 4 या 5 पॉइंट आ गए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ से उठाया एक लकीर, यहाँ से उठाया, सबसे पहले आपको बताया। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे x की वैल्यू लीजिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा कुछ वैल्यू माइनस से लेकर प्लस तक जाना होता है, इससे क्या होगा, आपका ग्राफ एकदम क्लियर आएगा जो एक्चुअल में हो सकता है। तो देखिए x की रेंज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था रेंज बताना आपको, रेंज क्या होगा -2 से लेकर +2 तक है, तो इससे जस्ट एक या दो ज़्यादा लिखिए, 1 2 3 खत्म। ये x एक्सिस यहाँ पे लिखिए 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ये x डैश होता है। यहाँ पे देखिए -6 से लेके +6 तक है, तो +6 से लेकर +7 तक लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया। अब एक एक करके इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि जब भी x पे 2 एक मिनट ग्राफ थोड़ा से बनाते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ रेडी। अब वैल्यू को पुट करते हैं फटाफट। क्या है -2 ढूंढिए, -2 ये रहा, और क्या बचा 6, y पे 6 ये रहा, इन दोनों मिलाइए। हालांकि आप इसको स्केल से मिलाएगा, नहीं तो फिर हो सकता है ग्राफ आपके पास सही ना आए। इन दोनों को मिला के हमारे पास ये एक पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट -1 होने पर 0, देखिए कहाँ पे क्या है। x पे देखना -1, x पे तो -1 ही रहा, और y पे कुछ चलना ही नहीं है, तो यानी कि एक पॉइंट हमारे पास ये भी रहा हुआ। 2 पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, x पे 0 होने पर y पे -4, x पर 0 होने पर y पे -4, तो y पे -4 ये रहा, तो ये भी एक हमारे पास हो सकता है। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट x पे 1 y पे 6, x पे 1 लेना है, x पे 1 तो ये रहा, y पे 6 ये रहा, y पे 6 है, -6 है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, y पे 6 माइनस का, तो y पे 6 माइनस का, तो इसको देख के हम एक ग्राफ, इसको देख के हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक बिंदु ये हो सकता है। और उसके बाद x पे 2 होने पे y पे -6, तो x कहाँ हमारा, x ये रहा, उस पे 2 ले लो, y पे 6 ले लो, यानी कि ये रहा हुआ, तो यानी कि इस तरह से हमारे पास कुछ ग्राफ जाएगा। अच्छा एक और ग्राफ, एक और आगे लेते हैं, चलो एक और आगे देख लेते हैं, इसी में एक और आगे।
जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 लेते हैं और यहाँ पे क्या आता है देखते हैं। तो x इक्वल टू 3 रखने पर 3 रख देते तो 3 क्या 9, y इक्वल टू 9, ठीक। इसको रखिए तो -3 गुना कर लेते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट होगा। 2 3 6 -6 -4, 6 और 4 10 हो गया, 10 में से 9 जाएगा, यानी कि होगा y इक्वल टू 1। x पे 3 रखने पे y की वैल्यू होगी 1। तो एक और ये ऐड कर लेते हैं ताकि हमें एक क्लियर ग्राफ मिल सके। x पे 3 चलिए, x पे 3 ये रहा और y पे 1, x पे 3 ये रहा और y पे 1 ये रहा, इन दोनों मिला दीजिए। यानी कि ये होगा। तो इस तरह से आप ग्राफ को मिला के देखिएगा तो एक्चुअली में कैसा दिखेगा। यहां से उठा, यहाँ से उठा, ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, फिर यहाँ से ये ऐसे जा रहा। ये कैसा डिजाइन है? ये एक पैराबोलिक डिजाइन है। आपको पहले बताया कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। तो पैराबोलिक कुछ इस प्रकार से बनता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका ग्राफ एक तरह का पैराबोलिक, इसे पैराबोला कहते हैं। किसका बोला? किसका बोला नहीं, पैराबोला। तुलसीदास जी का एक नाम था राम बोला। ऐसा मान्यता है कि जब वो बचपन में जन्म लिए थे तो उस समय से ही राम बोले थे, इसलिए उसका नाम रखा था, उनका नाम रखा गया था राम बोला। तो ये है पैराबोला। इसको हिंदी में कहता है परवलय। ठीक, तो इसका एक ग्राफ आ जाता है। तो हमने 2 ग्राफ पढ़ लिया। अब तीसरा ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाते हैं कैसे होगा। अब तीसरा ग्राफ 3 नहीं कुछ भी दे सकता है। जैसे कि मैं कह दूं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद ये दे दी। कुछ पूछेगा आपसे कि शून्य बताओ, शून्य बताओ। शून्य का मतलब क्या होता है आपको बताया नहीं पहले, चलिए आपको बताते हैं कि शून्य का मतलब क्या होता है। जब भी शून्य बोला है तो ध्यान से बताइए द्विघात बहुपद के कितने शून्य थे। तो आपको पता होगा, याद करिएगा तो याद आएगा कि द्विघात बहुपद के हमने 2 शून्य पढ़े थे। अच्छा, 2 शून्य कहीं आपको ग्राफ में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हम दिखाते हैं। देखिए, 2 शून्य का मतलब होता है कि कोई जितने शून्य का हमने आपको बोला वो उतनी ही बार एक्स एक्सिस को काटेगा। देखिए 2 बार काट रहा है। जब हमने लीनियर ग्राफ पढ़ा था तो वहाँ पे एक्स एक्सिस को केवल 1 बार काट रहा था। तो उसी तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी, आगे चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। हमने क्या किया था, चारों पॉइंट मिला लेता। अब इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो ड्रॉ करके देखने पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ से आप चलते हैं तो कुछ ऐसे चलते हुए ये एक पैराबोलिक या पैराबोला, पैराबोलिक या पैराबोला एक परवलय ग्राफ बन जाता है। इस तरह से आपका पहला हमने आपको समझाया था क्या, रैखिक, और दूसरा आता है द्विघात बहुपद। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने रैखिक बहुपद यानी एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद कहा था, उसका एक स्पेशल नाम। वैसे एक घाती है, इसका द्विघाती है, तो द्विघाती का क्वाड्रेटिक हो गया, सेम इंग्लिश ट्रांसलेशन। लेकिन आपने एक बात गौर किया होगा, एक घाती बहुपद को हमें मोनो पॉलिनोमियल के नाम से जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे नहीं जाना गया। इसका रीजन ये है क्योंकि एक घात बहुपद का एक जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है, वो एक रेखा में होता है। लेकिन रेखा में होता है और साथ में एक बार एक्स को जरूर काटेगा। लेकिन ये द्विघात बहुपद का कोई फिक्स नहीं होता, पैराबोलिक कहीं से भी जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए, 2-3 ग्राफ बना देते हैं आपको। अच्छा, ये ग्राफ समझाए, इससे पहले समझते हैं। 2 हो गया, और तीसरी बात, इससे ज्यादा ग्राफ जैसे कि 3-4 आप सोच रहे होंगे कि त्रिघात बहुपद के बारे में बताइए सर जी, या चतुर्घात बहुपद के बारे में, या पंचघात बहुपद। तो इसके लिए कुछ नहीं होता, आपको जस्ट एक ग्राफ दिया होगा, ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ आपको ड्रॉ कर दिया होगा। जैसे
ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, पूछेगा बताइए इसमें कुल कितने शून्य कते हैं। आपने ध्यान देना होगा जब हम एक घात बहुपद पढ़ाए थे तो वहाँ पे एक्स एक्स को एक बार काटा गया था। इस द्विघात बहुपद को आप जितना भी वैल्यू निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, लेकिन एक बात गारंटी है। वो गारंटी क्या है? गारंटी ये है कि वो हमेशा 2 बार ही एक्स को काटेगा, इसलिए इसका नाम द्विघात, मतलब ये इसके शून्य कितने होते हैं? 2, यानी कि द्विघात बहुपद के 2 शून्य हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इसी चीज को थोड़ा ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद हमारा डाटा ये आया कि x को जितनी बार काटा जाता है, 1 2 3 4, जितनी बार काटा जाता है तो उस बहुपद का या उस पॉलिनोमियल का उतनी ही शून्य पॉसिबल है। एक तो हम इक्वेशन से बता सकते हैं कि उस बहुपद की घात देख लेते हैं, जितना घात होगा उतना ही शून्य होगा। दूसरा, बहुपद ना देके उसका एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा इसके शून्य बताइए, तो आप बस x को देखिए, जितनी बार काट रहा है वो उसके शून्य होता है। इसके शून्य कितने होंगे? शून्य की वो 4 होगा। अब एक और लिखता हूँ, आप बताइए उसका कितना होगा। चलिए आप बताइए इसका शून्य कितना है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब बताइए क्या हुआ। तो इसके 5 शून्य पॉसिबल होंगे। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफिकल डिजाइन को देख के बता सकते हैं कितने शून्य होंगे। अब वापस आते हैं इस द्विघात बहुपद में। इस द्विघात बहुपद में एक बात आपको ध्यान रखिएगा, हमने कहा था ये पैराबोला स्ट्रक्चर किसी भी रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर किसी और रूप में नहीं होगा, ये किसी और रूप में नहीं होगा। एक लीनियर किसी और रूप में नहीं हो सकता है। लेकिन पैराबोला की क्या क्या कंडीशन है, कहाँ कहाँ बन सकता है? बहुत सारे बन सकते हैं, पर कुछ आपको बताते हैं कि कैसे बनते हैं। एक जो हमारा ये वाला वो ऐसा कुछ ऐसा ही हमारे पास 2 बार एक्स को काट रहा है। दूसरा बन सकता है कि वो यहाँ से जाए, यहाँ से टच करते हुए जस्ट ऊपर हो जाए। तीसरा हो सकता है कि वो उसको टच ही ना करे। सेम इसका उल्टा वाइस वर्सा, ये यहाँ से जा सकता है, सॉरी ये नहीं आएगा। ठीक, या हो सकता है कि वो वहां से जस्ट एक बार टच करके वापस हो जाए। तीसरा हो सकता है कि वो यहाँ से ही वापस हो जाए। तो इस तरह से 6-7 हमको आपको एग्जांपल दिया, और भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि इसका ग्राफ फिक्स नहीं है, इसलिए इसका कोई स्पेशल नाम नहीं पड़ा। जो घात वाला नाम है उसी घात के नाम को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने एक ग्राफ, मतलब जो रैखिक बहुपद था उसका ग्राफ पढ़ा, क्वाड्रेटिक का पढ़ा, तीसरा आपने बताया कि जितना हो सकता है उससे उसका उतना ही शून्य हम गिन सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इस ग्राफ को क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे ग्राफ से तो काम समझ आ गया, सब समझ आ गया, क्लास खत्म करो सर जी खत्म। पर ऐसा नहीं है। इस ग्राफ को आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। देखिए, पैराबोला कहीं भी बन सकता है, किसी भी रूप में बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 बार काटा, इसलिए इसके 2 शून्य होंगे। यहाँ पे 1 बार काटा, इसके 1 शून्य होंगे। लेकिन यहाँ पे एक भी बार नहीं काटा, इसके 0 शून्य होंगे। यहाँ पे 2 बार काटा, 1 2 शून्य। यहाँ पे 1 बार काट रहा है एक्स को, यानी एक्स को टच कर रहा है 1 बार, 1 शून्य। यहाँ पे एक्स को टच ही नहीं कर रहा है, 0 शून्य। अब आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि एक द्विघात बहुपद के, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ऑप्शन में लिख दूंगा, आपको बताना कि क्या होगा। क्वेश्चन ये आएगा कि एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक नहीं हो सकते। आपका ऑप्शन है 1 A B C D। इसका है 1 2 A एंड B और इसके बाद 3। तो बताइए क्वेश्चन ये आपका कि एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक नहीं हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो मैक्सिमम द्विघात बहुपद को 2 ही बार काटेगा, उससे ज़्यादा बार नहीं काट सकता है। तो 1 बार पॉसिबल है, बिल्कुल हमने देखा कि ऐसा पैराबोला पॉसिबल है। साथ हमने देखा कि 2 भी पॉसिबल है, ये 2 देखा, और लेकिन 3 हमने नहीं देखा अब तक, यानी कि 3
पॉसिबल नहीं होगा, मतलब 3 शून्य पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको द्विघात बहुपद का आपको ये याद रखना है। बाकी शून्य का आपको बता ही दिया, ये रैखिक बहुपद का ग्राफ बता ही दिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी ग्राफ जो है सबसे पहले बताती है और मैं ग्राफ को सबसे लास्ट में बताया। मुझे लगा कि आपको सबसे पहले इक्वेशन बता देना चाहिए, उसके शून्य को बता देना चाहिए, उसके किस तरह से उसके क्वेश्चंस आते हैं वो बता देना चाहिए, उसके बाद आपको लास्ट में शून्य बताया। बहुत आसान था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिएगा।